हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जीवामहु मोही। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। शांत रस है, भक्ति रस है, वीर रस है या करुण रस है। तो बच्चों आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। कह रहा है जथा पंख बिन खग अति दीना, कह रहा है कि जैसे बिना पंख के पक्षी जो है किसी काम का नहीं रहता है, बिना मणि के सर्प किसी काम का नहीं रहता है, बिना सूंड के जो है हाथी भी किसी काम का नहीं रहता है। तो भाई जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा भी जीवन जो है ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो बच्चों इसमें जो रस हो जाएगा वो करुण रस होगा, अर्थात चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में कह रहा है कि कर का अर्थ है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि कर का अर्थ क्या होता है। कल किरण टैक्स, हाथ रात्रि टैक्स, हाथ किरण व्यवसाय या हाथ किरण टैक्स। तो आपको बताना है कि कर का अर्थ क्या होता है। पहला सही होगा, दूसरा वाला, तीसरा या चौथा, कौन सा सही हो जाएगा। तो बच्चों इसमें सही हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है और कर का अर्थ टैक्स भी होता है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। कह रहा है कि चार मासों का समूह का समस्त पद क्या कहलाएगा। चार मासों का जो समूह होगा उस समस्त पद क्या कहलाएगा। चार मास, चौराहा, चौमासा या चार रास्ता। तो आपको बताना है कि चार मासों का जो समूह है उस समस्त पद को हम क्या कहेंगे। चार मास कहेंगे, चौराहा कहेंगे, चौमासा कहेंगे या चार रास्ता कहेंगे। तो बच्चों इसको कहा जाता है चौमासा। चार मासों का समूह जो होता है उसको चौमासा कहते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि नीचे एक वाक्य दिया हुआ है, उसको सरल वाक्य में बदलना है। वाक्य दिया है कि तुम बाहर गए और वह रोने लगा। इसको आपको सरल वाक्य में क्या करना है, बदलना है। पहला कह रहा है जो ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा। दूसरा कह रहा है जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा। तीसरा करे तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। और चौथा करे तुम्हारे जाते ही वह रोने लगा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो बचाइए कौन सा सही होगा। तो बच्चों इसका उत्तर सही हो जाएगा तीसरा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो नीचे एक वाक्य दिया है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। इसको आपको क्या करना है, इसको संयुक्त वाक्य में बदल देना है। पहला कर कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। दूसरा करे कठोर होते हुए सहृदय बनो। तीसरा करे कठोर बनते हुए सहृदय बनो और चौथा करे कठोर और सहृदय बनो। तो आपको इसको संयुक्त वाक्य में क्या करना है, बदलना है। तो बच्चों इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो बदलेगा कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, अर्थात पहला वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो पांचवें का पहला सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई चले निशाचर भाग। इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। पहला कह रहा है अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा कह रहा है संदेह अलंकार, तीसरा कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा कह रहा है अन्योक्ति अलंकार। तो बच्चों आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो बच्चों इसमें अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो छठवां का कौन सही होगा, पहला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। सवाल नंबर 7 में बच्चों कह रहा है कि कर्तव्य पारायणता में आपको समास बताना है। आपको ये बताना है कि कर्तव्य पारायणता शब्द में समास बनाइए, पहचानिए।
पहला कह रहा है कर्म तत्पुरुष बनेगा, दूसरा कह रहा है संबंध तत्पुरुष बनेगा, तीसरा कह रहा है अधिकरण तत्पुरुष बनेगा और चौथा कह रहा है करण तत्पुरुष बनेगा। तो आपको ये बताना है बच्चों की कर्तव्य परायणता में कौन सा समास बनेगा, इसकी आपको पहचान करनी है। तो बच्चों सातवें का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष बनेगा। कैसे बनेगा? कर्तव्य में परायण होता है तो में और पर का प्रयोग अधिकरण तत्पुरुष में होता है, इसलिए उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला कह रहा है हमें यह काम करना है, दूसरा कह रहा है हमने यह काम करना है, तीसरा कह रहा है कि यह काम हमने करना है, चौथा कह रहा है करना हमें यह काम है। आपको बताना है कि 8वें में कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। तो बच्चों आप बताओ कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। तो बच्चों 8वें में जो है वो पहला वाला वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है, हमें यह काम करना है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका या उनके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है वहां किस रस की निष्पत्ति होती है। तो आपको उसमें बताना है कि किस रस की निष्पत्ति होती है, रौद्र रस की, भयानक रस की, करुण रस की या भीभत्स रस की। तो आपको बताना है कि किस रस की निष्पत्ति होगी। तो 9वें का आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो निष्पत्ति होगी वह करुण रस की होगी और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। बिरबल की दाल का सही रूप है। तो आपको बताना है कि बिरबल की दाल का सही रूप क्या है। बिरबल की खिड़की, बिरबल की खिचड़ी, बिरबल की खीचड़ या अकबर की खिचड़ी। तो आपको बताना है कि बिरबल की दाल का सही रूप क्या है। तो बच्चों बिरबल की दाल का सही रूप होता है बिरबल की खिचड़ी, अर्थात दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 10 का कौन सा सही होगा? दूसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि गौण का विलोम क्या होगा। तो आपको गौण का विलोम बताना है। गुण होगा, निर्गौण होगा, निगुण होगा या मुख्य होगा। तो आपको ये बताना है बच्चों कि गौण का विलोम क्या बनेगा। तो बच्चों गौण का विलोम क्या होता है? तो बच्चों गौण का विलोम होता है मुख्य, अर्थात चौथा वाला ऑप्शन जो है वो 11 में सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर में उत्तर बताइए। कह रहा है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। तो नीचे बच्चों एक वाक्य लिखा है सारी रात भर मैं जागता रहा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पहला कह रहा है सारी रात में जागा, दूसरा कह रहा है मैं सारी रात जागता रहा, तीसरा कह रहा है सारी सारी रात में जागता रहा और चौथा कह रहा है रात में जागा। तो आपको बताना है कि सारी रात भर में जागता रहा का शुद्ध रूप जो है वो क्या होगा। तो बच्चों इसका सही रूप हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा, अर्थात दूसरा वाला ऑप्शन जो है 12 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि साधारण वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो आपको एक वाक्य दिखाई दे रहा है स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, इसको क्या करना है? मिश्र वाक्य में बदल देना है, मिश्र वाक्य में बदलना है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, कह रहा है जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। दूसरा कह रहा है कि स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी ही रहते हैं। तीसरा कह रहा है कि स्वावलंबी सदा व्यक्ति सुखी रहते हैं और चौथा कह रहा है कि व्यक्ति स्वावलंबी सदा सुखी रहते हैं। तो 13 का उत्तर आपको बताना है कि क्या बनेगा। तो बच्चों 13 का बन जाएगा पहला वाला, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तो 13 का पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि समस्त का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको बताना है कि समस्त शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। एक कह रहा है समास्त, बी दूसरा कह रहा है सार्व, तीसरा कह रहा है निखिल और चौथा कह रहा है सामग्र। तो आपको ये बताना है कि समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। तो बच्चों समस्त का पर्यायवाची शब्द निखिल होता है, निखिल का मतलब संपूर्ण होता है। तो 14 का तीसरा जो है वो
सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है। तो आपको ये बताना है कि गार प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है। मदगर, मददगार, कमगर, कामगर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो गार प्रत्यय से बना हुआ है। तो बच्चों मददगार जो है वो गार प्रत्यय से बना है, अर्थात 15 का दूसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें कौन सा कारक है। तो बच्चों आपको बताना है कि श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है। पहला कह रहा है संप्रदान कारक, दूसरा कह रहा है कर्म कारक, तीसरा कह रहा है करण कारक और चौथा कह रहा है अपादान कारक। तो आपको ये बताना है कि श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है। तो बच्चों जब क्रिया किसी साधन से की जाती है तो वहां करण कारक होता है, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 16 का 3 जो है वो सही होगा। चलिए 17 नंबर सवाल में बताइए, कह रहा है इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तो आपको ये बताना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली जो है वो निकली हुई है। बुंदेली, भोजपुरी, बघेली या कौरवी। तो आपको ये बताना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली जो है वो निकली हुई है। तो देखो बच्चों अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और पूर्वी हिंदी में बघेली आती है, अर्थात उत्तर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, अर्थात 17 का तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अब बताइए 18 में कह रहा है कि वह लड़ाई में मारा गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो आपको ये बताना है कि वह लड़ाई में मारा गया, इस वाक्य में कौन से वाच्य का प्रयोग किया गया है। ए कह रहा है पहला कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा कर्तृवाच्य और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको ये बताना है कि वह लड़ाई में मारा गया, इसमें कौन सा वाच्य का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों 18 में उत्तर होगा तीसरा कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, कर्तृवाच्य का। चलिए सवाल नंबर 19 में कह रहा है एक वचन शब्द का चयन कीजिए। तो आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से एक वचन शब्द का चयन करना है। होश, हस्ताक्षर, अनेक और हर एक। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द एक वचन का है। होश है, हस्ताक्षर है, अनेक है या हर एक है। तो बच्चों इसमें हर एक जो है वह एक वचन का शब्द है, बाकी तीनों जो है वो बहुवचन के शब्द हैं। होश, हस्ताक्षर और अनेक बहुवचन है, जबकि हर एक एक वचन है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। कह रहा दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। तो आपको मनोहर शब्द का समानार्थी बताना है। पहला कह रहा है दिलचस्प, दूसरा कह रहा है दास्ता, तीसरा कह रहा है रोचक और चौथा कह रहा है सुहावना। तो आपको ये बताना है बच्चों कि मनोहर का समानार्थी शब्द क्या बनेगा। तो मनोहर का समानार्थी बताना है। तो बच्चों मनोहर का समानार्थी सुहावना होता है, अर्थात चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो 20 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में कह रहा है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करिए। तो आपको इसमें अलंकार की पहचान करनी है। पहला कह रहा है पुनरुक्ति, दूसरा अनुप्रास, तीसरा उपमा और चौथा श्लेष। तो आपको ये बताना है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों अगर इसमें उत्तर देखा जाए तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अर्थात 21 का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। कह रहा है एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि एक मुलाकात जो कहानी है इसकी कथाकार कौन है। अलका सरावगी, कृष्णा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल या उषाराज। ये खंडेलवाल है बच्चों, खंडेलवाल है, उषाराज। तो आपको बताना है कि एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है। तो बच्चों एक मुलाकात कहानी की कथाकार जो है वो उषाराज हैं, अर्थात चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 22 का कौन सा सही होगा, चौथा।
चलिए सवाल नंबर 23 में कह रहा है जिसका दमन न किया जा सके वह कहलाता है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके वाक्य को पूरा करना है। तो आपको बताना है कि क्या इस जो बीच में छोड़ दिया गया है अर्थात जो अपूर्ण वाक्य है उसको पूर्ण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कह रहा है कि जिसका दमन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। कृतज्ञ, अदम्य, दम्य या दामिनी। तो बच्चों जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य कहा जाता है अर्थात दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 23 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ कौन सा यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ क्रिया के किस रूप का प्रयोग किया गया है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपको ये बताना है कि इसमें यहाँ पर कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया का। तो बच्चों चूंकि माँ ने सामान मंगवाया है इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। किस क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थात चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 24 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है। तो आपको वर्णिक छंद की क्या करनी है, पहचान करनी है। दोहा, चौपाई, सवैया या रोला। तो आपको ये बताना है कि कौन सा छंद जो है वो वर्णिक है। तो बच्चों इसमें सवैया छंद जो है वर्णिक है अर्थात 25 का तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर 26 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो आपको विपिन का समानार्थी शब्द बताना है। अमृत, अनल, कानन या बाजी। तो आपको ये बताना है कि कौन इसका समानार्थी होगा। अमृत, अनल, कानन या बाजी। तो कौन सा इसका समानार्थी होगा। तो बच्चों विपिन शब्द का समानार्थी कानन होता है अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन जो है 26 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। कह रहा है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो आपको बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बताना है। बिल्ली, बिलाव, बिलाओ, बिल्लो। तो आपको बताना है बच्चों कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या बनता है। तो बिल्ली का पुल्लिंग क्या बनेगा। तो बच्चों बिल्ली का पुल्लिंग क्या बनेगा। तो बिल्ली का बनेगा बिलाव अर्थात दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। सवाल नंबर 28 में कह रहा है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। तो आपको बताना है कि देवनागरी की उत्पत्ति किससे हुई है। ब्राह्मी से, खरोष्टी से, कैथी से और उपयुक्त सभी से। तो बताना है कि देवनागरी की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। तो बच्चों देवनागरी की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है अर्थात पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हकार ध्वनि नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि हकार जो है वो नहीं है। ख, छ, क, घ। आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि जो है वो हकार नहीं है। तो बच्चों हकार ध्वनि प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि जो है वो हकार होती है। महाप्राण को हकार कहते हैं। तो इसमें क जो है वो अल्प प्राण है इसलिए उत्तर तीसरा जो है इसका सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आपको ये बताना है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 4, 3, 2 या 5। तो आपको बताना है कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो बच्चों रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।